नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ में भाजपा को मिला बाबा केदार का आशीर्वाद। उपचुनाव में कांग्रेस को मिली निराशा। सवाल, आगामी चुनाव में क्या होगा इसका परिणाम। देहरादून में आम जनता के लिए खुले 186 साल पुराने राष्ट्रपति भवन के द्वार। 251 साल पुरानी रेजिमेंट राष्ट्रपति अंगरक्षक के इतिहास से भी हो सकेंगे रूबरू। साइबर ठगों के नए पैंतरे से हो जाएं सावधान। वेडिंग सीजन में अपराधियों ने ढूंढ निकाला स्कैम का नया तरीका। ई वेडिंग कार्ड से ठगी को दे रहे अंजाम। रुड़की के खानपुर में शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग। गोली लगने से 9 साल के मासूम बच्चे की मौत। मातम में बदली शादी की खुशियां। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते हैं केदारनाथ उपचुनाव की। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई है। आशा नौटियाल ने तीसरी बार विधायकी का ताज अपने सिर सजाया है, तो वहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर मिली हार और जीत का असर क्या आने वाले चुनाव पर पड़ेगा, और केदारनाथ में भाजपा का कौन सा फैक्टर काम आया, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। भाजपा को मिला बाबा केदार का आशीर्वाद। कांग्रेस के साम दाम दंड भेद। केदारनाथ उपचुनाव में सब हो गए फेल। बीजेपी के सिर सजा जीत का ताज। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा ने शानदार जीत हासिल कर अपना वर्चस्व कायम रखा। सत्ताधारी दल भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ था। उपचुनाव के लिए बिछाई गई बिसात पर संगठन से लेकर केंद्र सरकार के स्तर तक सबकी निगाहें टिकी हुई थी। ये सीट 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, और यही वजह थी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने केदारनाथ में जीत के लिए अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया। इस सीट पर जीत के लिए कांग्रेस ने साम दाम दंड भेद के सहारे हथकंडे अपनाते हुए भाजपा पर हावी होने की पूरी कोशिश की। फिर चाहे केदारनाथ मंदिर में सोना चोरी का मामला हो या फिर हक हकूकधारियों की अनदेखी, गर्भगृह में फोटो खिंचवाने से लेकर दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण, चारधाम यात्रा की असुविधाओं समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर घेरने का प्रयास किया, लेकिन केदारनाथ में सारे मुद्दे धाराशायी हो गए और जीत का ताज बीजेपी के सिर सजा। देखिए, मैं नतीजों से चिंताग्रस्त हूँ, क्योंकि ये नतीजे कांग्रेस की हार नहीं है, ये उत्तराखंड के सरोकारों की हार है, और उन सवालों की हार है जिनको केदार भूमि स्वयं उठा रही थी। वो हमारे सवाल नहीं थे, वो केदारनाथ के आम जनता के, आम लोगों के सवाल थे। और सरोकारों की हार इसलिए है कि हम लोग चुनाव के बाद अब फिर उत्तराखंडी सरोकारों की बात करेंगे, हम भू कानून की बात करेंगे, पलायन की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, महिला सम्मान की बात करेंगे, और उनके लिए जो व्यक्ति खड़ा रहा, जिस व्यक्ति ने अपनी राजनीति का मकसद उसको बनाया हो, उसको आप चुनाव में हरा देते हैं। हालांकि केदारनाथ में बीजेपी के लिए भी कई चुनौतियां थी, मगर भाजपा ने बद्रीनाथ की हार से सबक लेते हुए केदारनाथ उपचुनाव में प्रत्याशी चयन में सतर्कता बरती। पूर्व विधायक और ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं, विशेषकर महिलाओं पर पकड़ रखने वाली आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा, और केदारनाथ में महिला वोटर्स को साधने वाला फैक्टर भी भाजपा के काम आया है, क्योंकि इस सीट पर 50% से ज्यादा महिला वोटर्स थीं। श्री केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य मतदाताओं का हृदय से आभार करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को अब तक उत्तराखंड राज्य गठन के बाद हुए सभी चुनाव से अधिक मत देकर ऐतिहासिक विजयश्री दी है, अपना आशीर्वाद दिया है। ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, जिनके नेतृत्व में 2013 की प्रलय के बाद भव्य केदार और दिव्य केदार का मार्ग प्रशस्त हुआ, वो बनना प्रारंभ हुआ। ये जीत
विकास की जीत है। ये हार झूठ और भ्रम फैलाने वाले लोगों की हार है। ये हार सनातन का विरोध करने वालों की हार है। हम मातृशक्ति के बनने वाले उत्पादों को पूरा विश्व स्तरीय बनाने के लिए काम करेंगे कि उनके ब्रांड पूरी देश दुनिया के अंदर जाएं। साइंस सेंटर हम वहाँ जल्दी बनाने वाले हैं। अनेक हमने वहाँ के लिए शासनादेश निकाले हैं, उनको सबको हम धरातल पर निकालेंगे। केदारनाथ में हुई भाजपा की जीत के बाद अब बारी आगामी निकाय और पंचायत चुनाव की है। इस जीत के बाद जहां भाजपा को बूस्टर डोज मिला है, तो वहीं कांग्रेस के लिए फिलहाल राह मुश्किल होने वाली है। ऐसे में देखना यह होगा कि कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति में क्या कुछ बदलाव करती है, ताकि आगामी चुनाव में उसे फायदा मिल सके। देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं राजधानी देहरादून के राजपुर रोड पर मौजूद ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन अगले साल अप्रैल में आम लोगों के लिए खुल जाएगा। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर केंद्र से आए अधिकारियों ने राजधानी देहरादून पहुंचकर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में राष्ट्रपति भवन में आम जनता से जुड़ी सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि आम लोग राष्ट्रपति भवन के साथ ही भारतीय सेना की 151 साल पुरानी रेजिमेंट PBG के ऐतिहासिक और 186 साल पुराने अस्तबल से भी रूबरू होंगे। डिजिटल युग में चीजें आरामदायक होने के साथ ही साइबर अपराध के जो मामले हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। हर दिन साइबर ठगी के नए नए मामले सामने आते हैं और साइबर ठग जो होते हैं वो हथकंडे भी नए अपनाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल वेडिंग सीजन चल रहा है। साइबर अपराधियों ने लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए नया तरीका अपनाया है। वो तरीका क्या है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। डिजिटल युग ने जहां एक तरफ लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया, तो वहीं इस तकनीक का कुछ लोग गलत फायदा उठाकर साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। और समय के साथ साथ लोगों को ठगने के लिए ये साइबर क्रिमिनल्स नए नए तरीके भी इजाद कर रहे हैं। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में डिजिटल युग में ई-वेडिंग कार्ड आम बात है। लेकिन अब साइबर अपराधियों ने डिजिटल शादी के कार्ड से स्कैम करने का नया तरीका खोज निकाला है। दरअसल इस स्कैम में होता ये है कि आपको व्हाट्सएप पर किसी अनजान नंबर से मैसेज आता है। ये मैसेज शादी के डिजिटल कार्ड का होता है। इसमें आपको शादी में आमंत्रित करने के लिए कुछ लाइनें लिखी होंगी। मैसेज के बाद डिजिटल शादी के कार्ड जैसा अटैचमेंट होगा और यहीं से ये स्कैम शुरू होता है। ये वेडिंग इनविटेशन नहीं बल्कि एपिक फाइल होगी जो आपके द्वारा क्लिक करने पर डाउनलोड हो जाएगी, जिसके बाद वो फोन में इंस्टॉल हो जाएगी और संवेदनशील डाटा का एक्सेस किसी और को मिल जाएगा। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर आपकी रोजमर्रा की एक्टिविटी पर भी नजर रखेगा। इस डाटा का इस्तेमाल साइबर ठग आपको ठगी का शिकार और ब्लैकमेल करने के लिए कर सकते हैं। कि शादी का कार्ड अभी बहुत सारे लोग जो है वर्चुअल माध्यम से व्हाट्सएप पर एक दूसरे से शेयर करते हैं और इसमें जो फ्रॉडस्टर्स हैं अभी जो ये कुछ मामले आए हैं जिसमें कि वो एक APK फाइल होती है, एक लिंक बेसिकली आपको भेज देते हैं। वो बेसिकली मिरर ऐप्स में यूज़ होता है और अगर हम उस APK लिंक को कोई क्लिक करता है तो रिमोट एक्सेस अपनी डिवाइस का फ्रॉडस्टर को, जो धोखा देने वाला व्यक्ति है, ठग है, उसके पास चला जाता है। अब जब डिवाइस का एक्सेस चला जाता है, रिमोट एक्सेस उसके पास चला जाता है, तो फिर वो उसके हिसाब से फिर फाइनेंशियल फ्रॉड करता है। तो इसमें जो इस तरीके के वर्चुअल कार्ड्स आते हैं, बेसिकली जो कार्ड उसमें कंटेंट होता है, जो जनरली कार्ड्स आते हैं और कोई जानने वाला ही भेजता है। कोई अननोन नंबर से कभी कार्ड आता है तो कार्ड का डिटेल एक कंटेंट अलग है, लेकिन उसमें लिंक्स हैं कि फर्दर सूचना के लिए या प्रोग्राम के लिए इसको क्लिक करें, तो ये नहीं करना चाहिए। ये बेसिकली APK फाइल्स होती हैं और इसे ठग जो है आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। शादी के सीजन में ये वेडिंग इनविटेशन स्कैम काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लोग अनजाने में इसका शिकार भी हो रहे हैं, लेकिन इस स्कैम से बचने के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी। अगर आपके पास किसी अनजान नंबर से कोई मैसेज या फोटो, PDF फाइल या फिर लिंक आता है तो आपको गलती से भी उस पर क्लिक नहीं करना है। अनजान नंबर से आए मैसेज पर कोई रिप्लाई करने से बचें। अनजान नंबर पर किसी तरह की जानकारी शेयर ना करें। अनजान नंबर से भेजी गई डॉक्यूमेंट फाइल और अटैचमेंट डाउनलोड बिल्कुल ना करें।
इसके अलावा इस स्कैम से बचने के लिए आप अपने फोन में 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। तो कोई निमंत्रण पत्र अगर कोई देगा तो कोई परिचित या रिश्तेदार, कोई जानने वाला ही देगा। इसके अतिरिक्त किसी अननोन नंबर से कभी कोई, या वर्चुअल नंबर से कभी कोई निमंत्रण पत्र आता है तो निमंत्रण पत्र को ओपन करना अलग है, लेकिन उसमें लिंक्स होते हैं कि लोकेशन की डिटेल, प्रोग्राम की डिटेल, तो लिंक्स वगैरह क्लिक नहीं करने चाहिए अननोन नंबर। ये एक जनरल साइबर हाइजीन है कि कोई भी अननोन नंबर से कोई मेल आता है, कोई SMS आता है या व्हाट्सएप मैसेज आता है, उसमें जो कोई लिंक दिया होता है किसी फर्दर पेज का, तो उसको नहीं क्लिक करना चाहिए। उससे फिर हम, जैसे मैंने आपको बताया कि मिरर ऐप्स होती हैं, एक्सेस रिमोटेडली हमारी डिवाइस का दूसरे व्यक्ति को चला जाता है, जिससे कि वो हमारी डिवाइस ऑपरेट करके हमारा फाइनेंशियल नुकसान कर सकता है। साइबर पुलिस द्वारा आम जनता को जागरूक करने का काम किया जाता है, लेकिन साइबर ठग फिर भी भोली भाली जनता को अपने जाल में फंसा रहे हैं। ऐसे में हम भी आपसे अपील करते हैं कि सतर्क रहें, जागरूक रहें और इस स्कैम से बचे रहें। देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। गदरपुर में विधायक अरविंद पांडे ने सड़क निर्माण के कार्यों का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक ने बताया कि करीब 16 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका फायदा क्षेत्रवासियों को मिलेगा। इस इलाके में अधिकांश हमारे वो लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं जो पहाड़ से पलायन करके आ गए और उनको झूठा प्रलोभन देके कॉलोनी काट के लोग उनको चले गए। ना वहाँ बिजली पहुंची, ना नाली बनी, ना सड़क बनी। लेकिन हमारे अपने लोग हैं और सब लोगों ने डिमांड की थी, तो इनके जनता की डिमांड के क्रम में इसे विजयनगर ग्राम सभा में मुझे लगता है कि अब तक मैंने इसी बजट में, इसी वित्तीय वर्ष में 6 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों की स्वीकृति दिला दी है, जिनका टेंडर भी लगभग हो चुका है। रविवार को लोहाघाट डिपो में कर्मचारियों ने सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 8 नई बसें दिलाए जाने पर विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी का सम्मान किया गया। आपको बता दें कि रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि वे काफी वक्त से डिपो में नई बसों की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नए बस आने से यात्रियों को सुविधा होगी। उधर विधायक ने अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए कहा है कि रोडवेज कर्मचारियों की जल्द सभी समस्या दूर होगी। धन्यवाद के पात्र तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। मैं तो एक माध्यम बीच का, क्योंकि आपकी मांग थी, हमारी जनता की मांग थी, जनता की सुविधा को देखते हुए आपने मांग रखी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को उस मांग को पहुँचाया। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्हें गौर किया इस खास बात पर कि वास्तव में इस दिक्कत को उन्होंने देखा, इसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आश्वासन तो मिला था कि भाई कम से कम 20 बसें मिल जाएंगी, फिलहाल उन्हें 12 बसें दी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लालकुआं में रोडवेज बस स्टैंड को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नए नेता आमने सामने आ गए हैं। दरअसल लालकुआं में बस स्टैंड नहीं है, इस वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर भाजपा विधायक का कहना है कि बस स्टैंड को लेकर जमीन की काफी कमी है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि भाजपा सरकार है, लिहाजा सरकार को चाहिए कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। के लिए हम लोग को जगह नहीं मिल पा रही है और लालकुआं बस अड्डा स्वीकृत है, यहाँ पर बस अड्डा स्वीकृत है, लेकिन जगह न होने की वजह से यहाँ पर नहीं खुल पा रहा है। इसी का विकल्प हम लोगों ने देखा था कि हल्दूचौड़ के पास, हल्दूचौड़ में जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की जगह है उस पर मैंने बस अड्डा खोलने की बात की है। तो वहां पर अगर वहां भी खुल जाता है तो आसपास की जगह है, तो वहां पर, क्योंकि यहाँ पर लालकुआं में बस अगर रोड पर रुकती है तो जाम लग जाता है। कायदे से तो लालकुआं में जो है बस अड्डे का यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास है, जहाँ भी हो वन भूमि को लेकर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सरकार चाहे तो यहाँ पर एक बस अड्डा यहाँ पर बनना चाहिए, क्योंकि लालकुआं भी जो है इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर है, सेंचुरी मिल यहाँ पर है और सिडकुल भी बहुत नज़दीक यहाँ से है। यहाँ सिडकुल के बहुत बच्चे यहाँ से नौकरी करने वहाँ जाते हैं। उधर केंद्र सरकार हिमालय राज्यों में हिमनद झीलों पर मंडरा रहे खतरे को लेकर सतर्क नजर आ रहा है। हिमालय राज्य में अब तक ऐसी 188 हिमनद झीलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 13 झीलें उत्तराखंड की शामिल हैं। इन 13 झीलों में से 5 झीलों को अति संवेदनशील माना जा रहा है और उनका सर्वे भी कर आपदा न्यूनीकरण संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। वर्तमान में जो सूचना हमारे पास है, झीलें हमारी सुरक्षित हैं पूरी तरह से, कोई खतरे की बात नहीं है। बट ये था कि हमारी 5 झीलों को क्लासिफाई किया गया है संवेदनशील में, तो उसके लिए कहा गया है कि आप हर साल स्टडी कराइए, क्योंकि जब हमें सूचना मिली उसमें तक
काफ़ी समय व्यतीत हो गया था और हम एक झील का सर्वे करा पाए हैं, ग्लेशियर लेक का। तो उसमें हमारी टीम गई थी, टीम ने स्टडी किया है, स्टडी करके रिपोर्ट हमारे पास आने वाली है। बाकी 4 झीलों पर अब हम अगले साल से काम करेंगे, क्योंकि इस समय वहाँ पे जाना संभव नहीं है, ग्लेशियर लेक काफ़ी हाइट पे होती हैं। तो अगले साल से फिर हमारी टीमें रेगुलर जाएंगी, साथ में एक्सपर्ट एजेंसी जो हैं वो भी जाएंगी, देखेंगी, फिर वहाँ पे क्या क्या कार्रवाई की जानी है उसको ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी कि क्या उसमें सुरक्षात्मक कदम उठाए जाने हैं या कोई कार्रवाई की जानी है। खानपुर के लालचनवाला गांव में हर्ष फायरिंग के दौरान 9 साल के मासूम की मौत हो गई। दरअसल शादी समारोह के दौरान डीजे पर नाचते वक्त किसी शख्स ने हर्ष फायरिंग की, जिसकी चपेट में मासूम आ गया और पल भर में सारी खुशियां मातम में बदल गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चंपावत में पुलिस ने लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेकिंग के दौरान बस चालक को नशे की हालत में गिरफ्तार किया। बता दें कि बस में सवार सभी यात्रियों को अन्य गाड़ी की मदद से भेजा गया, वहीं बस को सीज कर दिया गया है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। उधर रुड़की के इकबालपुर में निःशुल्क आई कैंप को लगाया गया, जहां पर गांव के करीब 500 से ज्यादा लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाई। बता दें कि कैंप में भाजपा नेता रजनी रावत भी पहुंची, जहां उन्होंने निःशुल्क आई कैंप की सराहना की। देखिए, आदिल भाई बधाइयों के पात्र है। इतना मैंने इनका यहाँ पे करीब करीब काफी लोगों का यहाँ से इंद्रेश में बसे के बसे मरीज जाते हैं। ये धन्यवाद दूंगी कि आदिल भाई को इतना जनता का साथ में इनका लगाव है, इतना लगाव है, इतना जनता का सेवा करना, अब कन्याओं का शादी विवाह करना, और देखिए आज कैंप लगा हुआ फ्री का इलाज होना, ये मैं आदिल भाई बधाई के पात्र के हैं। रुड़की में प्रेस क्लब के वार्षिक चुनाव में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। बता दें कि इस दौरान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद दोनों ही पदों पर प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। हालांकि कई अन्य पदों पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। बहुत आभारी और उनका धन्यवाद करता हूं। उन लोगों ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने और यहाँ के जो सदस्य था उन्होंने चुनाव में दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही मेरी जो बात अगले जो मैं क्या कार्य करूंगा, जो पिछले जो कार्य रुके हुए थे हमारे प्रेस क्लब के, जो हमारे जो पिछले लोगों ने किसी कारण नहीं हो पाए, तो उन पूरे करे जाएंगे। और रही उसकी बात, पहले सबसे पहले हमारा काम होगा हमारे भवन का होगा, और हमारे किसी भी प्रेस क्लब के सदस्य को कोई भी दिक्कत कोई परेशानी आती हो, तन मन किसी भी तरीके से उनके साथ में पूरा प्रेस क्लब साथ रहेगा। मैं आपके साथ में आपका सबका आभारी हूँ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत। लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस में। नमस्कार। केदारनाथ में भाजपा को मिला बाबा केदार का आशीर्वाद, उपचुनाव में कांग्रेस को मिली निराशा। सवाल, आगामी चुनाव में क्या होगा इसका परिणाम। देहरादून में आम जनता के लिए खुले 186 साल पुराने राष्ट्रपति भवन के द्वार। 251 साल पुरानी रेजिमेंट राष्ट्रपति अंगरक्षक के इतिहास से भी हो सकेंगे रूबरू। साइबर ठगों के नए पैंतरे से हो जाए सावधान, वेडिंग सीजन में अपराधियों ने ढूंढ निकाला स्कैम का नया तरीका। ई वेडिंग कार्ड से ठगी को दे रहे अंजाम। रुड़की के खानपुर में शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग, गोली लगने से 9 साल के मासूम बच्चे की मौत, मातम में बदली शादी की खुशियां।